देश को महान बनने के लिए सबसे पहले एक अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। यहाँ का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का यूएस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिल रही। गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। हम जिस देश में रहते हैं वो अध्यात्म का देश ही है। भारत मीन्स नॉलेज। लेकिन शायद मकाले के प्रभाव में ज़्यादा दिन तक रहे कि कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं होते, संत कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसलेबाजी है। लेकिन शायद कुछ किस्मत अच्छी थी कि आंख जल्दी खुल गई। जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो तो एक बात एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करती। जो भाग्य के सहारे रहते हैं, बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना। उसमें दो बातें होती है। एक तो आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं, तो जहां गलती नहीं वहां इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं। उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो। और शुरू से मैं उनके इन्फ्लुएंस में रहा हूं, उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी, तो मुझे लगता था कुछ तो गलत हो रहा है। बस वहीं उसी गलती ने इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की, और उसी इंट्रोस्पेक्शन का परिणाम है कि आज मैं यहां हूं, स्पेशली अध्यात्म के रास्ते पे। आपकी गलती ये थी कि आप मटेरियल ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे। मटेरियल ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे और मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था। इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को देखना। मैं अपना छोड़ के सबको देख रहा था। ओके। ये लड़का आईएएस बन रहा है, ये बिजनेसमैन बन गया, इसके पास 500 करोड़ आ गया, इसने मर्सिडीज खरीद ली। तो वो जो मेरा अटेंशन दूसरों पे रहा लगातार, उससे मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था। अब कभी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आज से करीब 15 साल पहले की। ओके। जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए यूपीएससी के, वहां से मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप ये मानते हो कि भगवान आपके मेहनत को रजिस्टर करते हैं, चाहे आपको उस मेहनत से रिजल्ट्स ना मिले, पर भगवान हमेशा वो रिजल्ट्स आपके हाथों में डाल देगा, शायद थोड़े टाइम बाद, पर मेहनत रजिस्टर होती है, तो शायद उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो जैसे मैं ये बात यहाँ से कहना चाहूँगा रणवीर शो से, कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बन ही रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है और 47 में क्या होगा। ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी। तो हमें उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी। फिर वहां से हमने जर्नी शुरू किया। फिर जब हमने वहां से जर्नी शुरू किया तो हम पहुंचे 91 तक, जहां एक नया दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, बुलेट और बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा। अब औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे। फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई। शाइनिंग इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया इज ग्रेट। फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में। तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं
और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का। पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन। हमारे बाबा हाथी पे चलते थे। अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे। तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग, ये जो 2 P है लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई, अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई। उस अट्रैक्शन में उसके साथ दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन। अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा। हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही, बोले भले ना। तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं। गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे। पहला ऐसा कौन सी चीज, जैसे एक यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं। 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन। आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्लान किया था पैसा कमाना है, मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। बनाया उन्होंने। आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus, पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है। दे आर नॉट अ इकोनॉमिक पावर। इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई। अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है। अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है। एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले जाना है और फिर एप्पल। तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाएगा। ये व्यक्ति का जीवन भी होता है, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, ऐसे तो गैंग वॉर होती है। व्हाट इज अ गैंग वॉर? अगर हम मुंबई में रहें तो मुंबई इज अ कमर्शियल सेंटर, बिजनेस सेंटर है। तो कौन से बिजनेस से किसको कितना पैसा लेना है, रियल एस्टेट से कौन लेगा और ट्रेड से कौन लेगा, कौन और प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो चीज इंटरनेशनल लेवल पे है वो नेशनल लेवल पे है, वो पर्सनल लेवल पे है। तो जिसने भी, अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे, ये है एजुकेशन का रोल। इस देश को महान बनने के लिए सबसे पहले एक अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम वर्ल्ड वॉर समझ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम मुंबई की गैंग वॉर को भी समझ रहे हैं कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई इकोनॉमी की है, पर्सनल नहीं है। और फिर अपने आप को देखना, जैसे चाइना इकोनॉमिक पावर बना और फिर पॉलिटिकल पावर है दुनिया में, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर अपनी वजूद को बनाना है, बढ़ाना है, तो उसको चाइना से सीख सकता है। चाइना इन 2023 प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मोनार्की थी। मोनार्की में राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे अशोक है, वो देवानाम पियदसी है, बिलव्ड ऑफ गॉड। प्रजा का भला करना ये धर्म था। वी आर बाउंड बाय लॉ। अकबर जिले इलाही है, लेकिन मोदी जी हमारे जिले जमहूरियत हैं। बात समझ में आई? तो पॉलिटिक्स समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो स्टेट में है या नेशन में है, वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। जैसे आज हम भारत को देखें, हमारे भारत के लोग इनोसेंट बहुत हैं, बहुत, मतलब इतने इनोसेंट लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप इन्हें बिना तथ्य के कुछ भी समझा सकते हो। यह देश एविडेंशियल नहीं है। जैसे ब्रिटेन का आदमी आपसे एविडेंस मांगेगा, यह देश लॉजिकल है।
बस आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर ले आओ, लोग मान लेंगे। तो ये देश बड़ा इनोसेंट है। इसलिए अगर इस देश को महान बनना है तो इस देश के लोगों को पॉलिटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसे समझना ही पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है। उसका सिर्फ पैर नहीं छूना है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी इलाके में आता है, पूरा मोहल्ला पैर छूने के लिए भागता है। भैया आपका रिप्रेजेंटेटिव है, रिश्तेदार थोड़ी है। पैर हम किसका छूते हैं? किसी सम्माननीय का, शिक्षक का, गुरु का, संत का। भैया अभी तुम्हारे ऑफिस में डीजीपी साहब आ गए, आप जाओगे पैर छूने? आप उन्हें प्रणाम करोगे, सर नमस्कार या जय हिंद सर। तो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। भाई इजराइल, 99% लोग दुनिया में ये समझते हैं कि इजराइल का जो मसला है वो मुसलमान और यहूदी का मसला है, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल जगह है ज्योग्राफिकली। 99% आप किसी से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, किसी से कि यार ये इजराइल, अरे बोले भैया यहूदी जो है जबरदस्ती मुसलमानों की इलाका कब्जा किए हुए। किसी को नहीं पता कि ये मसला जितना इतिहास पुराना है उतना ही पुराना ये मसला है। कभी वहां रोमन एम्पायर का दबदबा था, क्योंकि जिसका भी वहां कब्जा होगा वो पश्चिम और पूरब के ट्रेड पे कब्जा करेगा। फिर बाइजेंटाइन एम्पायर आया, फिर ऑटोमन एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, और आज अमेरिकन एम्पायर है। तो अमेरिकन एम्पायर वहां सीधे तो बैठ नहीं सकती, तो इजराइल उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस ज्योग्राफी को समझना, मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल, रेड सी, इतनी टेक्निकलिटी कौन सीखे? तो जो आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उसका मतलब उसका माइंड बड़ा मैच्योर है, बड़ा समझदार माइंड है, बड़ा डीप नॉलेज रखने की वो फितरत रखता है। तो जो पीएचडी करने की सोचेगा वो क्लास 10th की सिविक्स बुक नहीं पढ़ेगा। हमारा संविधान, हमारी संसद, ऐसे ही तो छोटी छोटी हेडिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा यार, जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। पूरे इंडिया के लोग अभी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट घटेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके। जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मैरीन ड्राइव पे लड़ गई और हम दोनों झगड़ा करने लगे, तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है। मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ, तो मजा ले रहे हैं। और अगर हम दोनों नहीं लड़े, मतलब एक दूसरे को हमने घूसा नहीं मारा, तो पब्लिक बड़ी निराश होगी। ओके, क्या मजा ही नहीं आया, पबजी टाइम वेस्ट कर दिए। तो ये इंडियन साइकोलॉजी है। जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है। इस दुनिया, भारत में सिर्फ 1% लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वार्म वाटर पॉलिसी का परिणाम है। पीटर द ग्रेट लेकर आया था 17th सेंचुरी में, लेकिन देख सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया यूक्रेनवा, आज पुतिनवा कह रहा था कि न्यूक्लियर मार देंगे। तो जो 4 आदमी बैठे हुए हैं अंधेरी में चाय की दुकान पे, और पूना में यवले चाय वाले के पास बैठे हैं, और इलाहाबाद में पप्पू चाय वाले, इनको कोई वॉर से थोड़ी मतलब है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये वॉर दिखाई नहीं पड़ते थे। लिबरलाइजेशन से पहले सबके घर में टीवियां नहीं थी। अब सबके घर में टीवी है। अब टीवी जिसके पास नहीं भी है, तो एप्पल से लेके लावा तक का फोन तो है ही है। यूट्यूब खोल लेता है वो कि मिसाइल मारा पुतिन ने कहा होगा दुनिया का खात्मा। अरे भैया। तो वो जो इंडियन साइक है, वो जो मोहल्ले के झगड़े में मजा लेती थी, अब वो इंटरनेशनल में मजा ले, उसको बाहर में जाए। उसको कारण नहीं जानना। ऐसा थोड़ी कि इस देश का हर आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा, उसको मजा आ रहा है। असलियत यह है कि इस देश में 2 बातें हैं। एक, आपने अपनी जनरेशन को, इस जैसे सदगुरु हैं, कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को। मतलब सदगुरु की बेटी इज अ आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री, कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। ये देश सब कुछ करेगा। ये जो देश है हमारा, ये सब कुछ करेगा। वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया। इस देश की एक मेंटेलिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हम देखते हैं रेड लाइट पे छोटी छोटी चीजों को लोग बेचते हैं
एक डॉग मैंने देखा, लोगों को वो डॉग टॉय बेचते हैं जिसका डॉग का सर हिलता रहता है, 100 रुपए में 2, वो भी चाइना से आता है। जो विंड पाइप, वो वाइपर होते हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बॉटल में वाइपर लगा होता है विंड ग्लासेस साफ करने के लिए, मेड इन चाइना लिखा हुआ उस पर। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले चलेंगे, तो नौकरी करने के बजाय, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहाँ मिलेगी। मैं कल ही जब मैं मुंबई आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ये बात लगे कि यार नौकरी मिलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। ये सब साइकोलॉजी किसने फैलाई? हमने फैलाई। यूपीएससी में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भैया जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसने 12th किया होगा या तो कॉमर्स से किया होगा, कॉमर्स का लड़का अकाउंटेंट हो सकता है। अगर उसने साइंस से किया है, साइंस से, तो अगर रणवीर अलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो कुछ क्रिएटिव करना है। आप एक 1000 रुपए का बोर्ड लगा लो, जिस फोन पर आप पढ़ते हो उसी फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, और कुछ ऐसा पढ़ाओ फिजिक्स में कि वो जो क्लास 9 10th का बच्चा पढ़े ना, वो आपको स्टक होके ऐसे देखे कि अरे भैया, न्यूटन्स 3rd लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स 1st लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस गए काम कराने, बाबू आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी फाइल नहीं देख रहा है, आपको न्यूटन का पहला लॉ याद आ गया कि बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। आपने 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट फाइल पे रख दी, बाबू ने चॉकलेट की तरफ देखा, फोर्स अप्लाई किया ना आपने। चॉकलेट कुछ भी हो सकती है, ये है क्रिएटिविटी। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ क्रिएटिव भी तो करो, आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे नौकरी से शादियां होती हैं, आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है, ड्रामा एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमें भी पता होता है, तो देखना चाहिए, किसी चीज़ का ऐसा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिग बॉस से वो लॉबी को हटानी है या मूवी से हटानी है, सीरीज से हटानी है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि भैया देखो तुम कुछ क्रिएटिव करो, कुछ। एक छोटा सा इंस्टेंस में बताता हूँ। 1853 में जापान गुलाम हो गया। पहला काम उन्होंने किया, जैसे वो गुलाम हुए, 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या? अरे बोले सेल्फ राइट, आजादी। अरे लोगों ने कहा भैया हम तो आजाद हैं, हमारे 13 बच्चे, हमें किसी ने रोका ही नहीं। 1920 के आदमी को भारत में पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। 1920 अरब गुलाम हुआ, आज तक गुलाम है, पता ही नहीं इनको, कहते हैं हमें यहूदी परेशान कर रहे हैं। लेकिन 1853 में जापान गुलाम हुआ। जैसे ही गुलाम हुआ उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा वेस्ट को, यामागाता डेलीगेशन, यामागाता वहाँ का समुराई था, तो डेलीगेशन भेजा। वो डेलीगेशन 14 साल वेस्ट में रहा। उन्होंने भेजा, कहा जाओ पता करो कि हम कमजोर क्यों हैं। और 14 साल बाद जब वो लोग वहां से लौट कर आए, डेलीगेशन लौट कर आए, तो उसने कहा साहब उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है साहब। बोले कैसा है? बोले रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है सर। तो इस देश को, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि अगले 10 साल भारत में पहले क्या करना है, एजुकेशन को अप्लाइड करना है, लड़के के दिमाग को जिंदा करना है, परसेंटेज से हटाकर उसको पर्सनैलिटी पे लाना है।
जो लड़का 25 साल में डिप्रेशन का शिकार है वो 98.2% लेके क्या करेगा? एजुकेशन, फिर इकॉनमी। अब एजुकेशन इकॉनमी इंप्रूव होगी, ह्यूमन रिसोर्स आपका बढ़िया होगा, आपके पास क्रिएटिव माइंड्स होंगे। हम क्यों हायर करेंगे एडवाइजर्स बाहर से? इंडिया को डेलीगेशन बाहर से आता बताने के लिए कि साहब आप अपनी सड़कें ऐसे बनाओ। हमारे बच्चे बचाने वाले नहीं है, लेकिन हमने उन्हें क्रिएटिव नहीं बनाया। यहां का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का यूएस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिल रही है। तो तीसरा काम हमें करना है, गुड गवर्नेंस बनानी है। कि अगर रणवीर 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसे लगे कि नहीं यार, गवर्नमेंट बॉदर्स अबाउट मी। और अगले 10 साल में मेड इन इंडिया इंडिया से लेकर दुबई से लेकर बर्लिन से लेकर अमेरिका, हर जगह कि जैसे कभी मेड इन ब्रिटेन था, मेड इन यूएस था, मेड इन चाइना था, अब मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर हम इन 4-5 पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो अगला 10 साल हमारा होगा।